नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो आर्टिकल्स आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं वो सारी जो गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग जो टेलीग्राम का हमारा चैनल है उसको भी ज्वाइन कर ले और जो इंस्टाग्राम का हमारा पेज है उसको भी जो है फॉलो कर ले। ठीक है, तो आगे की ओर चलेंगे हम लोग और टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में चर्चा की गई है, तो ये काफी पुराना टॉपिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, हम इसको देखेंगे, है ना। सेकेंड पेपर में रख सकते हैं, थर्ड पेपर में भी आएगा, है ना, दोनों में ओवरलैपिंग। उसके बाद ये सीड स्कीम की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट करना है ना, किनका, जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स है ना। ब्रिटिशर्स ने किया था ना कि कुछ जनजातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में उनको डिफाइन कर दिया था, फिर जब हम स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं तो इनको डी नोटिफाइड जो है ट्राइब्स बोला जाता है ना, बोला गया। क्यों? क्योंकि ऐसा समझिए कि सबसे ज्यादा पिछड़े जो है समुदाय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, तो इनके लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, सेकंड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में स्टार्ट की गई थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, है ना। और एक क्रांतिकारी योजना के रूप में ये जो है वो है देखी गई और इसकी सफलता जो है वो आप देख भी रहे हैं कि जो जहां पर भी आपकी सड़क की कनेक्टिविटी नहीं थी वहां पर ऑल वेदर जो आपकी सड़क है ना, जो सड़कें होती, रोड्स होती, उनकी कनेक्टिविटी के लिए इसको लाया गया था। इसको देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल रेगुलर न्यूज में है, आज फिर देखेंगे इसको। एचआईवी इन्फेक्शन के बारे में बात किया गया। अभी स्टेम सेल के द्वारा एक जो व्यक्ति है उनकी जो वो एचआईवी से पीड़ित थे तो वो ठीक हुए, तो वो वापस से ये आपका क्या है, न्यूज में है, हेल्थ का पार्ट है, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। तो सबसे पहले पहला टॉपिक देखेंगे हम लोग और देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अब ये समाचार है, ये संदर्भ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि 1 लाख लोगों को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन से रोजगार मिला होगा भाई। और ये ओएनजीसी का जो आपके मंत्री साहब है रामेश्वर तेली जी, उनका स्टेटमेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उन्होंने बोला है, उसके पीछे तर्क नहीं है कोई, है ना, कोई रिपोर्ट आएगी तो हम मानेंगे, ठीक है। आपको रिलेशन यहाँ पर बताया जा रहा है एक्सेस टू एनर्जी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सीधी बात है, एनर्जी हो वो आपकी हेल्थ से भी रिलेटेड है, ह्यूमन डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है, ठीक है ना, सारी चीजों से। क्योंकि एनर्जी ही नहीं होगी तो हम जीवन के अन्य कार्य को कैसे, मतलब ऊर्जा का स्रोत ही हमारा नहीं होगा हमारे पास, और अगर स्वच्छ नहीं होगा तो उसके बहुत सारे इंपैक्ट देखे जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक बताया जा रहा है कि अगर जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनके पास क्लीन कुकिंग फ्यूल या एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनकी उपलब्धता होती है सॉरी, तो क्या होता है कि उससे मानव विकास भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनके हेल्थ पर जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। वो उनसे क्या होगा, अगर एनर्जी होगी तो वो पढ़ लिख पाएंगे, है ना, आप ऐसे समझिए। तो हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सब पे फर्क पड़ेगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, उसका संवर्धन करेगा, मानव विकास का। उसके साथ ही आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहां पर बोला गया है कि जो रूरल इंडिया है ना, वहां पर जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच है, ठीक है, तो उसका परिणाम कैसे देखा जाएगा, शैक्षणिक आयाम पे भी और स्वास्थ्य के परिणाम पे भी स्वतः जो है पॉजिटिव इंपैक्ट जो है धनात्मक वहां पर प्रभाव देखा जाएगा। नॉर्मल से पॉइंट है, इनको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। तीसरी चीज बताया जा रहा है कि अगर रूरल इंडिया है हमारा और वहां पर जो है जैसे गोबर के जो कंडे वगैरह हैं, है ना, लकड़ी वगैरह है, इन सबको वो यूज करते थे तो उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम होती है, इंडोर पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो अगर वहां पर क्लीन एक्सेस होगा, क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है उनको उपलब्ध होने लग गया, तो उससे क्या होगा कि जो वुमेन्स वगैरह बेचारी इस तरीके के
एनर्जी के सोर्सेस को, रिसोर्सेस को जो कलेक्ट करने जाती थी जंगल में लकड़ियों को लेने, अभी भी बहुत लोग जाते हैं ना, पूरी तरीके से ये एलिमिनेट नहीं हुआ। यहाँ पर डेटा दे देते हैं लोग 99.95%, तो वो अलग टाइप से होता है इनका डेटा, ठीक है ना। तो एलपीजी अगर उनको उपलब्ध कराया जाएगा तो जो उनको स्पेंड करते थे वो जो टाइम अपना इनको कलेक्ट करने में, वो भी बच जाएगा। नॉर्मल से ये आपकी क्या है पॉइंट है, और वो टाइम बचेगा तो वो कहीं और भी प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उनको जो है लगा सकती है। टाइम सेविंग वाला यहाँ पर क्या लिया है इन्हें, पॉइंट लिया। इसके बाद इंडोर पॉल्यूशन को कम करेगा, ये मैंने पहले ही बता दिया। एसडीजी गोल 7 के अंतर्गत जो आपका है अफोर्डेबल, रिलायबल और सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, तो वो इसको भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उसको अलाइन कर रहा है, उसको जो है उस गोल को पूरा करने के लिए ये सब आयाम है, नॉर्मल सी चीज है। अब यहाँ आंकड़े बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि भारत में आप देखेंगे तो इनकम के अंतर्गत ही गरीबी का सामना नहीं किया जाता। इनकम बस में डिस्पैरिटी नहीं, इनकम ही नहीं होगी तो आपकी एक्सेस भी तो नहीं होगी अच्छी चीजों के लिए, ऐसा समझिए यहां पर। तो भारत में आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी है जिसकी पहुंच ऊर्जा के, जो स्वच्छ ऊर्जा के जो आयाम है ना, उन तक नहीं है। इसलिए जो है स्वच्छ ऊर्जा की अगर पहुंच नहीं होगी तो मानव विकास भी कहीं पर जो है अपेक्षित रूप से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का जो डेटा है कि भारत में 18% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है रहती है ना, और यहां पर दुनिया की ऊर्जा का केवल 6% उपयोग किया जा रहा है। अब समझ लीजिए 1/3 दिखाई दे रहा है यहां पर डिस्पैरिटी, असमानता, इस तरीके के डेटा हमारे पास होने चाहिए, इंपॉर्टेंट डेटा होता है ये, ठीक है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि प्रति व्यक्ति जो अगर ऊर्जा का कंजम्पशन देखे, खपत, तो अगर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखें, है ना, तो हमारे यहां उसका जो रेशियो 1/3 है, यहां पर भी हम पिछड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि 2016 में केवल 62% परिवार ऐसे थे जिनके पास रसोई गैस सिलेंडर जैसी जो स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन जो था वो उपलब्ध था, डेटा है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि पॉवर्टी को भी जो है इसमें माना जाता है कि उसको भी ये कहीं ना कहीं क्या करे, गरीबी को तो बढ़ावा देगा, गरीब आदमी होगा तभी तो बेचारा स्वच्छ ऊर्जा तक उसकी पहुंच नहीं है, इसीलिए तो सब्सिडी वगैरह की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है गवर्नमेंट इस तरीके के इनिशिएटिव्स को लाती है। तो उसके अंतर्गत बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिया, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसके अंतर्गत वुमेन एम्पावरमेंट भी किया जाता है, क्योंकि ये जो सिलेंडर का जो आपका दिया जाता है ये, है ना, सब्सिडी, तो किसके नाम पे, तो जो महिला सदस्य होगी, जो है ना मुखिया वगैरह, उनको मुखिया बना के ये वुमेन एम्पावरमेंट से कनेक्ट करने के लिए इस तरीके के प्रावधान को यहाँ पर बनाया गया। 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और इसका क्या है उद्देश्य कि एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड करने लोगों को, है ना, शुरू में तो ये सिर्फ बीपीएल वालों के लिए था, बाद में जो है गरीबों के लिए भी इसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो इसमें कोई डिपॉजिट वगैरह नहीं करना पड़ता है, और इसमें डीबीटी के माध्यम से जो है वो कैश जो है उनके अकाउंट में डाला जाता है, गैस सिलेंडर के साथ साथ रेगुलेटर वगैरह को भी एक्सेस करने के लिए, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब 1600 रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है रेगुलेटर के लिए, सिलेंडर के लिए, आप देख जाइएगा। अब इसमें क्या होगा कि बोला जा रहा है कि जैसे खाना पकाने का जो चूल्हा है उसके लिए भी जो है ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं, नॉर्मल सी चीज है। पहले इसमें बीपीएल फैमिलीज बस इंक्लूडेड थी, है ना, अब बाद में है जो इसका कवरेज बढ़ाने के लिए एक्सटेंड किया गया, जो गरीब आपकी फैमिलीज हैं उन तक जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है। एडल्ट वुमेन के अंतर्गत इसको दिया जाएगा एलपीजी कनेक्शन, ठीक है। इसको जो है आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इसमें ऐसे परिवारों को, तो भैया सामाजिक आर्थिक जो आपकी जनगणना जो जाति है ना, जाति समाज आर्थिक जो आपकी जाति जनगणना है ना, एसईसीजी बोलते हैं इसको, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसके आधार पे किया जाता है, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो मिनिस्ट्री है वो करती है और कर रही है। और जोलर 2.0 के अंतर्गत जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है महोबा उत्तर प्रदेश में, है ना, अगस्त 2021 में, डेट वेट याद करने की जरूरत नहीं, यूपी वाले जो है आपके यूपी पीसीएस के लिए आप लोग इसको रख सकते हैं, डेट भी पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो इसका एम क्या है, तो एडिशनल 1 करोड़ और जो है एलपीजी कनेक्शन देना है। इन्होंने अपने लक्ष्य को बहुत पहले, जितनी योजनाएं अभी लॉन्च हो रही है उसके लक्ष्य बहुत पहले ही ये लोग पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत भी पहले ही पूरा हो गया था, तो अब और जो है आपका इसका कवरेज बढ़ाने के लिए इस तरीके के जो है प्रावधान को बनाया जा रहा है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है, ये बढ़िया एक पहल है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं बेचारे बाहर रह रहे, तो उनकी कोई आइडेंटिटी वैसे तो है नहीं, लोकल एड्रेस कैसे देंगे, क्या करेंगे, तो उनको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब ये यथार्थ रूप में जो है इंप्लीमेंट हो जाए, क्रियान्वयन सही तरीके से हो जाए, तो लोगों को जो है इससे आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो ब्लैक वगैरह में खरीदते हैं, है ना, ठीक है। अचीवमेंट्स क्या है, तो भैया बोला जा रहा है पहले जो इसका टारगेट जो
पहले बनाया गया था वो समय से बहुत पहले ही पूरा कर लिया गया था। 8 करोड़ जो है कनेक्शन है आपके एलपीजी के 2020 मार्च तक जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन सितंबर 2019 में ही हमने इसको क्या कर लिया, हासिल कर लिया। ठीक है ना। इसके बाद जो है देश भर में एलपीजी कनेक्शन का जो कुल कवरेज है वो मतलब बोला जा रहा है कि बिल्कुल मुश्किल से भी अगर ज्यादा से ज्यादा देखें तो 62% था, लेकिन 2021 में जो मंत्रालय बता रही है तो बोल रही है कि 99.5% मतलब ऑलमोस्ट 100% ही कर दिए, 0.5 और जोड़ देते हैं आप इसमें, है ना। तो 99.5% ठीक है, ये इनके वक्तव्य हैं, लिखे जा सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट जो है इससे बढ़ा है, बिल्कुल ठीक बात है। गिव इट अप इनिशिएटिव लाया गया था, उससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी, है ना, तो उससे नीडी पीपल को फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायतों का आयोजन करने से जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उसको घर घर पहुंचाने में क्या हुआ है, सहायता मिली है। ठीक है। अब नॉर्मल सी चीजें यहां पर देख लीजिएगा। अब ये जो है स्वच्छ ईंधन जो है वहां पर अवेलेबल हो जाएगा ग्रामीण लोगों को, तो उससे गरीबी कम होगी, उनका सशक्तिकरण होगा, मानव विकास होगा, ऐसा आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसको एक तरीके से अर्बन प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता था, तो अब गांव वगैरह में भी इसकी एक्सेस हो गई है। ठीक है। अब यहाँ पर जो नॉर्मल सी चीज लिखी गई है, अब यहाँ चुनौतियां बताया जा रहा है, तो चुनौती तो सबसे पहली ये है जो कैग बता रहे हैं, है ना, कि यहाँ पर जो लोग लेते भी हैं इस तरीके के बेनिफिट्स, तो वो हार्डली जो है साल भर में 3.4 सिलेंडर्स को क्या करते हैं, एनुअली क्या करते हैं, उसको रिफिल कराते हैं। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं जो है वो लोग जो है और भी अल्टरनेटिव, जैसे कि उनको सस्ता पड़ता है वो, है ना, तो उस तरीके के जैसे चूल्हा में लकड़ी जला के, कंडे जला के, उस तरीके की चीजों को वो क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अभी भी इनका कहना है ये। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सब्सिडी है उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कॉस्ट ज्यादा है तो लोग उससे क्या होते हैं, हतोत्साहित होते हैं रिफिल कराने के लिए, है ना, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो पहल स्कीम के अंतर्गत बता रहे हैं कि इसमें डाइवर्जन और डुप्लीकेट जो एलपीजी कनेक्शन है उनको भी रोकना एक अपने आप में चुनौती है, क्योंकि इसमें भी धंधा लोग ढूंढ लेते हैं कि भैया उनको सब्सिडी में मिला, अब वो लेके फिर वो बेच रहे हैं 200-400 के फायदे में। ये इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है ना, उसका कारण जो है सरकार का फेल्योर है ना, ये समझिए आप इस चीज को। अब यहाँ पर रूरल इंडिया में देखेंगे तो उनके पास जो अल्टरनेटिव एनर्जीज के सोर्सेज है तो उस पर स्विच कर जाते, काउ डंग हो गया, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू हो गया, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद कल्चरल फैक्टर्स भी यहाँ पर काम आते हैं, है ना, वो अपना भी रोल जो है वो वहां पर निभाते हैं, है ना। सामाजिक रूढ़ियों जैसी सांस्कृतिक जो ऐसी चीजें हैं जो समय के हिसाब से अप्रासंगिक है, प्रासंगिक नहीं रह गई, है ना, तो वहां पे माना जाता है कई जगह, जैसे एग्जांपल के लिए लिया है इन्होंने कि ग्रामीण क्षेत्र में माना जाता है कि जो खाना पकाया जाता है चूल्हे वगैरह में वो ज्यादा हेल्दियर होता है, ज्यादा टेस्टी होता है ना, एज कंपेयर टू एलपीजी सिलेंडर। तो इस तरीके की चीजें भी जो है इसमें जो मानसिकता है, दृष्टिकोण जो है परिवर्तित करने की आवश्यकता है उनकी, तो वो अवेयरनेस से रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ पर आगे का रास्ता बता रहे हैं, तो भैया ये सीधी बात है कि यहाँ पर व्यवहारिक अर्थशास्त्र को अपनाने की जरूरत है और यहाँ पर जो है आपको अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है लोगों को कि भैया इससे जो है आपकी स्वास्थ्य में भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है ना, कई तरीके के नुकसान है, इंडोर पोल्यूशन होता है, तो आप लोग इसको जो है वो क्या करिए, अपनाइए। ठीक है, चूल्हों के नकारात्मक प्रभाव के बारे में उनको जागरूक करना है। ठीक है, और इसको जो है किस तरीके से बिहेवियरल चेंज के अंतर्गत आ जाएगा, है ना, बिहेवियर के अंतर्गत चेंज लाना है। इसमें कॉस्ट जो है एलपीजी सिलेंडर की उसको कम करना है। ठीक है, और जो अंत्योदय फैमिलीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी प्रदान कर रहा है, सबको एक नहीं, उनको ज्यादा दिया जाए ऐसा बोला जा रहा है ना। स्पेशल अटेंशन देने के लिए इसमें जरूरत है ना, इस तरीके की योजना में। तो आप इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद ले सकते हैं, सिविक सोसाइटी की मदद ले सकते हैं, है ना, और एलपीजी बैंक को क्रिएट कर सकते हैं जो सर्व कर सके माइक्रो फाइनेंस के लिए, है ना, रिफिल वगैरह के लिए माइक्रो फाइनेंस के रूप में वो वहां पर स्टैब्लिश किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए सीधी बात है कि अगर यहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादिता रहेगी, है ना, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग वगैरह जैसी चीजें रहेंगी तो वो भी कहीं ना कहीं ऋणात्मक प्रभाव डालेंगी, तो वो भी एक पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, इसको आगे की ओर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्कीम है किसके लिए, सीड स्कीम है आपकी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर जो है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, उन्होंने ये लॉन्च किया है सीड स्कीम। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी वल्नरेबल ग्रुप से रिलेटेड योजनाएं आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स की बात करें अगर हम लोग, तो ये आया कहां से, वर्ड कहां से आया है। ठीक है, तो अब समझिए कि ये वर्ड आया कहां से है ना।
तो समझिएगा, डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स का ये मुद्दा है आपका, क्या होता था कि आप लोग विद्रोह सुने होंगे, संथाल विद्रोह, छोटा नागपुर के क्षेत्र में कई सारी जगह जो है आप लोगों ने विद्रोह देखा होगा, और इन्होंने अच्छा जो है दंड दिया था ब्रिटिशर्स को। आप देखेंगे तो उनसे बहुत ज्यादा परेशान थे, है ना वो लोग। ये लोग जो है आपके निपुण थे, आपके गुरिल्ला वार वगैरह में भी, है ना, समझ नहीं पाते थे वो लोग, तो परेशान थे। तो इन्होंने क्या किया कि आपराधिक जनजाति अधिनियम बना दिया 1871 का, और बोला इन्होंने कि ये आपके क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, ठीक है, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत। लेकिन जब हम आजाद होंगे तो ये रिपील कर देंगे और उसके बाद इसको डी नोटिफाइड ट्राइब्स के रूप में रखेंगे, और इनके जो है विकास के लिए कई तरीके की चीजें आएंगी आगे चल के, है ना। बहुत सारे जो है आपके, आप देखेंगे यहाँ पर कि बहुत सारी कमेटीज वगैरह भी बनती है इनके अधिकारों को जो है संरक्षित रखने के लिए, है ना, ठीक है। पंचशील सिद्धांत वगैरह सुना होगा आप लोगों ने, उसी से संदर्भित है। तो डीएनटीज जो है वो मोस्टली बंजारा थे आपके मेडिवल पीरियड में। ये इनके बारे में जो है नॉर्मल चीजें हो गई। अब इनके बारे में डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो सबसे पहले 2003 में पहला आयोग जो है अक्टूबर में स्थापित किया गया था इनकी समस्याओं को समाधान के लिए, समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उनके समाधान के लिए। उसके बाद रेनके कमीशन बनाया गया 2008 में, जो क्यों बनाया गया था कि वो जो है आपकी पहचान करे कि भैया जो गैर अधिसूचित और खाना बदोश जनजातियां हैं उसमें जो कौन कौन सी जातियां हैं जिनको रखा जाएगा, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ये आयोग बनाया गया, ठीक है ना, ठीक है, कि कौन कौन इसमें सम्मिलित नहीं है, तो वहां पर जो है कौन कौन इंक्लूड नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद जो है नेशनल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2015 में श्री भीखू जी राम जी इदाते के चेयरमैनशिप में, जहां पर सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया गया कि किस तरीके से इनके विकास को संदर्भित किया जा सकता है। इसी आयोग की जो आपके रिकमेंडेशन के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर सेटअप किया आपका डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीएनटी एसएनटी एंड एनटीज, है ना, 2019। तो ये देख जाइए कंटेक्चुअल पार्ट है। सीड स्कीम करेगी क्या, तो अम्ब्रेला स्कीम है, तो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में बहुआयामी जो है आपके संदर्भ है उन पर इनका विकास करना है, सीधी बात है। क्योंकि सरकार का ही धर्म है, सरकार का ही कर्तव्य है क्या, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, है ना। तो जो आपके वंचित वर्ग के लोग हैं उनका सशक्तिकरण तो करना पड़ेगा ना, उनका सशक्तिकरण तो करना पड़ेगा, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप एजुकेशनल एम्पावरमेंट, ठीक, एम्पावरमेंट और जो है आपका एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है भैया, एजुकेशनल एम्पावरमेंट करेंगे तो बिल्कुल ठीक बात है, उसके लिए इनको इंसेंटिव देंगे। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर फ्री कोचिंग की व्यवस्था है ना, प्रोफेशनल कोर्सेज में जो है उनकी एंट्री के लिए इंसेंटिव है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री हेल्थ इंश्योरेंस योजना लाई गई, है ना, तो उनको क्या है इनकम जनरेशन के लिए भी जो है वहां पर क्या किया जा रहा है, हेल्प किया जा रहा है, तरीके की जो है वहां पर इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये कोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर बोला गया कि ये जो है उन परिवारों के लिए जिनकी जो आपकी एनुअली इनकम है एनुअल वो 2.5 लाख रुपए या उससे कम है, ठीक है, और वो किसी और योजना में, जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई और योजना है आपकी, किसकी, केंद्र सरकार की चाहे राज्य सरकार की, तो वहां से कोई बेनिफिट ना ले रहे हो। इसके बाद ये किसके द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, तो सीधी बात है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो धनराशि वगैरह इनको पोस्ट वेरिफिकेशन, मतलब पहले तो वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद जो ट्रांसफर किया जाएगा अमाउंट तो डायरेक्टली उनके अकाउंट में, क्योंकि पहले बिचौलिए वाली समस्या थी, उसको खत्म करना है। उसके बाद क्या है, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी आ जाएगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड जो आपका मिशन है और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भी आ जाएगी। नॉर्मल सा पॉइंट है, देख जाइएगा इसको, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा अभी ये बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत जो डेटा वगैरह है ना, रूरल कनेक्टिविटी का जो जीआईएस डेटा है उसको पब्लिक डोमेन में लाने की बात की जा रही है, नॉर्मल सी चीज है। अब हमको यहाँ पर योजना देखना है, ठीक है ना, ठीक, योजना देखना है यहाँ पर। तो ये जो योजना है इसके माध्यम से जो आपका जीआईएस है उसका उपयोग करके जो भी आपके डेटा है ग्रामीण सुविधाओं से रिलेटेड, है ना, उनको यहाँ पर क्या किया गया है, एकत्रित किया गया है, अब वो जनता के लिए उपलब्ध होंगे। इसको पढ़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। अब इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि जो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है उसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक ज्ञापन समझौता होता है ये, उसको ज्वाइन किया है ना, उसको जो है हस्ताक्षर किया है और कोलैबोरेट किया है उन्होंने, ठीक है ना, कोलैबोरेट किया है, जीआईएस फर्म्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया। गतिशक्ति क्या है, मल्टी मॉडल आपका ट्रांसपोर्ट, जैसे सड़क भी हो गया, रेल भी हो गया, पानी भी हो गया, हवा भी हो गया, है ना, तो मल्टी मॉडल जो है एस्पेक्ट में डेवलपमेंट करने के लिए गतिशक्ति को लाया गया था, ठीक है। तो ये जो डेटा वगैरह है इसको जो है क्या किया जाएगा, बाहर पब्लिक किया जाएगा। अब उससे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि जब हमारे पास डेटा होगा, हमको पता होगा, तभी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट और कर पाएंगे अच्छे से।
अब ग्राम सड़क योजना क्या है? तो भैया ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी करना था, है ना, बारामासी सड़कें जहां पर कनेक्टिविटी नहीं थी ऐसे गांवों को वहां से जोड़ना था। राष्ट्रव्यापी आपका क्या है ये प्लान है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2000 में, है ना, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे वाजपेयी जी थे उनके द्वारा। ठीक, अब ये इसकी जो कौन सी अथॉरिटी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फुल्ली फंडेड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? फुल्ली फंडेड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पर नवंबर 2015 में देखेंगे तो जो रिकमेंडेशन थी 14वें वित्त आयोग की, इसके कौन थे अध्यक्ष बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। तो उसमें बोला गया कि इसमें फंडिंग वगैरह 60-40 कर लीजिए आप सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, है ना, और प्रमुख जो आपके क्षेत्र है वहां पर उनको लिंक करने के लिए इस तरीके की व्यवस्थाओं का आयोजन किया गया है ना, इस स्कीम को लाया गया है। ठीक है, उसका वो सब फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूडेड है, एम्बेडेड है। ठीक है, अभी तक इतनी जो है रोड्स को सैंक्शन किया गया, इतनी बना लिया गया है, इतने एक्सपेंडिचर के साथ, तो इतना रटना नहीं है हमको। महत्व क्या है इसका? सीधी बात है, लाइफस्टाइल चेंज होगी, है ना, कनेक्टिविटी होगी, फार्मर्स अपने जो प्रोडक्ट है उनको बेच पाएंगे, लोगों की यात्रा में कम समय लगेगा, है ना, परिवहन से बहुत सारे फायदे हैं इससे, है ना। तो उन वही सब पॉइंट जो है हम यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख देंगे। अब आप समझिए, यहाँ पर नई सड़क जो आएंगी तो वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगी, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि करेंगी, है ना, स्कूल तक पहुंच, अस्पताल तक पहुंच, बिजनेस में, सारी चीजों में तो इसका फायदा होगा। उसके बाद ये जो है श्रमिकों की आवाजाही, अब वही पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। इससे बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्लाइटली जो है रोजगार में भी वृद्धि हुई है। ठीक बात है, और इससे ग्रीन कवर जो सड़क के किनारे होता है उसमें भी वृद्धि देखी गई है। ठीक है, और फैसिलिटेट जो इनको किया जाएगा, ये फैसिलिटेट करेगा किस? बेटर मार्केट कनेक्टिविटी, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है ना, तो इसमें फार्मर्स की इनकम भी बढ़ सकती है ना। और पीएम गति शक्ति क्या है? तो मल्टी मॉडल आपका एक क्या है, मास्टर प्लान है ये, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। किसके लिए? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान है ये आपका। ठीक है, मास्टर प्लान है। अब यहां पर समझिएगा कि मास्टर प्लान है तो ये कर क्या रहा है मास्टर प्लान के द्वारा, कि भैया जो रोड है, रेल है, हवा है, इन सबको जो है कनेक्ट करके हमको परिवहन को क्या करना है? सर्व सहज और सर्व सुलभ बनाना है। ठीक है ना, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि इसको, ये किसको फैसिलिटेट करेगा? तो लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करेगा ये। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत, और उससे ट्रैवल टाइम कम होगा लोगों का। ठीक है, इसमें जो आपकी भारत सागर माला है ना, और भी जो आपकी योजनाएं चल रही हैं उसको भी कहीं ना कहीं ये क्या करेगा? आपका मोबिलाइज करेगा। ठीक है ना, उसको भी कहीं ना कहीं वो मोबिलाइज करेगा। ठीक है, इसको देख जाएंगे हम लोग। और यहां पर लिखा गया है कि जैसे आपकी भारतमाला है, सागरमाला है, इनलैंड वाटरवेज है, ड्राई और आपका लैंड पोर्ट्स है, उड़ान स्कीम, तो सबको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में चर्चा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि नई गाइडलाइंस को यहाँ पर लॉन्च किया गया। ठीक है भैया, है ना, नई जो गाइडलाइंस है उसको जो क्या किया गया, यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि यहां पर बोला जा रहा है कि इस तरीके के मोड को, अगर कोई भी नई ऊर्जा से संदर्भित कोई भी नया क्षेत्र है, अगर उसको बढ़ावा देना तो कई तरीके के इंसेंटिव दिए जाने चाहिए। ठीक है ना, तो उसी के बारे में यहां पर चर्चा है। हम लोग रोज चर्चा कर रहे हैं फेम की, इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा कि ये क्यों ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम चर्चा कर रहे हैं, रोज ही चर्चा करते हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है ना, उससे क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट पर नेगेटिव इंपैक्ट, एनवायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट, हेल्थ पे जो है आपका नेगेटिव इंपैक्ट, फिर सब हम 80-85% इंपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इनकम है राष्ट्र की उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। समझ रहे हैं आप? तो उन सब चीजों को एड्रेस करना है। सबसे पहला ये कि जीवाश्म जो ईंधन उनकी खपत को कम करना है। यहां से हम अपना जो INDC है, पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत जो हमारा लक्ष्य है उसको पूर्ण कर पाएंगे, है ना, क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो परिवहन में सुधार होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगी, क्योंकि ये सनराइज सेक्टर है। ठीक है, ये सारे फैक्टर सही है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो, और जो आपका पॉल्यूशन से संदर्भित जो भी हमारा क्षेत्र है उस पर तो धनात्मक प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो WHO का एक आपका डेटा भी है कि भारत जो है, भारत के अंतर्गत जो 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है वर्ल्ड में, तो उनमें 14 जो है भारत में अवस्थित है। अब आप समझ लीजिए, है ना, तो कहीं ना कहीं उसको एड्रेस कर पाएंगे हम लोग। और जो हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन की इंटेंसिटी को कम करने का टारगेट है 2030 तक INDC के अंतर्गत, तो 33 से 35% है 2005 के लेवल से वहां पर, है ना, तो उसको भी हम कहीं बूस्ट कर पाएंगे, है ना। लो कॉस्ट ऑफ क्लीन लो कार्बन एनर्जी, है ना, लोअर कर पाएंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ क्लीन और लो कार्बन एनर्जी को। ठीक है, रैपिड अर्बनाइजेशन होगा,
ठीक है। तो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है तो वहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी हो रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं एड्रेस कर पाएंगे। पॉइंट्स वही होते हैं, घुमा घुमा के लिखा जाता है यहाँ पर आंसर राइटिंग में, इसलिए क्रिस्प पॉइंट होने चाहिए 2 4 5, और उनको ही हमको हेडिंग बना के एक एक दो दो लाइन में लिखना है। ठीक है। और ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि जियोपॉलिटिकल भी डायनेमिक्स, जो जैसे हमारी किसी के ऊपर निर्भरता बहुत ज्यादा है क्रूड ऑयल के लिए, अब हमारे उनके संबंध खराब हो गए तो भैया उसने क्या बोला कि हम जो है आपको इस रेट पे देंगे, तो हमारी मजबूरी है, तो उससे इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। उस तरीके के पॉइंट को यहाँ पर रखा जा रहा है। इससे चुनौतियां क्या है, तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी चीज टेक्निकल, तीसरा फंड, चौथा R&D हमारे यहाँ अपेक्षित मात्रा में नहीं है। लोगों को मोटिवेट कैसे करेंगे, हम तो सरकारी नौकरी के पीछे परेशान रहते हैं, स्टार्टअप कौन डालेगा, कोई नहीं डालेगा। घर में आप जाएंगे बोलेंगे, मैक्सिमम जगह लोग बोलेंगे, इस तरीके का रिस्क नहीं लेना, हमको सिक्योर चलना है, सिक्योरिटी देखना है हमको। ठीक है ना, आप समझिएगा वही चीजें। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंतर्गत ही चीज आ गई। फिर स्टोरेज यूनिट्स, ग्रिड कनेक्टिविटी, ये सब जो है नासेंट स्टेज। नासेंट का मतलब क्या है, स्टार्टिंग फेज होता है। ज्योग्राफी कवर्ड है आपका। नासेंट मतलब बिल्कुल, नासेंट सी के बारे में आप लोगों ने सुना है क्या, प्लेट टेक्टोनिक वगैरह पढ़ा होगा आपने उसके अंतर्गत। तो ये नासेंट मतलब बिल्कुल शुरुआती फेज में है आपका। ठीक है। कंफ्यूजन यहां पर ये भी है कि अल्टरनेट एसी का करंट का यूज करे डीसी का, क्योंकि एसी का अगर चार्जर का यूज करते हैं तो 6 घंटे लगते हैं चार्ज करने में, और डीसी चार्जर को यूज करें तो 40 मिनट से 1 घंटे के अंदर हो जाता है। ठीक है। तो कोई भी नई चीज जब हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई नया चेंज करते हैं तो वहां पर आप देखिए कि बहुत सारी चीजें यहां पर देखी जाती हैं, है ना, बहुत सारी समस्याएं आती हैं टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी वही यहां पर बताया गया। सॉरी, अब यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर कैपिटल जो है बहुत ज्यादा जो है वहां पर उसकी नीड है, पूंजीगत लागत जो है इसकी बहुत ज्यादा उच्च है। ठीक है। उसके साथ ही जो हमारी उससे रिलेटेड नीतियां हैं उसमें अनिश्चितता देखी जा रही है, तो इससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी आपके डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए कि भारत में जो लिथियम आयन बैटरी है उसके लिए जो रॉ मटेरियल लिथियम कोबाल्ट, उसके भी जो भंडार है अपेक्षित रूप से नहीं उपलब्ध है, ये भी एक चुनौती है। इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है ना, और इसमें स्किल भी जो है हायर लेवल की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी हमारे यहाँ कोई डेडिकेटेड ट्रेनिंग कोर्स तो है नहीं अभी तक इस तरीके के स्किल डेवलपमेंट का, तो वो भी एक चुनौती है। वे फॉरवर्ड क्या है, तो पहली बात तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी जो है इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सरकार का यहाँ पर जो है इस तरीके से कि सरकार भी इन्वेस्ट करे, प्राइवेट लोग भी वहां पर आके जो है ना, जो निजी लोग हैं निजी, वो भी वहां पर क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके। ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो अपेक्षित है उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की आवश्यकता है। चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे, अगर मेरे पहचान के ही मेरे छोटे ब्रदर ने डाला है और काफी बढ़िया उसका स्टार्टअप है, तो मैं बेसिक प्रैक्टिकल चीज भी देख रहा हूं कि कजिन है मेरा, तो उसने डाला है ईवी ऊर्जा करके। तो अब आप समझिए कि वहां पर नीति आयोग ने ऑफिस दिया है उनको हालांकि, लेकिन आप समझिए कि वहां पर उसको फंडिंग चाहिए, तो वो फंडिंग के लिए भटक रहा है, उसको फंडिंग नहीं मिल रही है। समझ रहे? अब जमीन भी तो चाहिए आपको लगाने के लिए। अब आप 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर की बेल्ट में भी इन सब चीजों को लगाना चाह रहे हैं तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है ना। तो जो नीतियां कागज पे दिखाई देती है, यथार्थ में आप जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं। ठीक है। लेकिन हमको तो आंसर लिखना है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। ठीक है ना। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन को वाइबल बनाने के लिए वहां पर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की आवश्यकता है, ये भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गया। ठीक है ना। पब्लिक चार्जिंग कनेक्टिविटी वो उसी से रिलेटेड है आपका। उसके बाद जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल जो रिक्वायरमेंट है ना, उसको भी एलॉबरेट करने की जरूरत है। इसके बाद एचआईवी इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी एक वुमन जो है विश्व की पहली वुमन ही होंगी जिनको रिपोर्ट किया गया है कि वो क्योर हो गए हैं आपके एचआईवी से। ठीक है ना। आफ्टर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, है ना, ट्रांसप्लांट किया गया, स्टेम सेल जो है उसके माध्यम से किया गया। और भी जो है कई गंभीर बीमारियों का इलाज जो है स्टेम सेल के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट डोमेन है, फेवरेट टॉपिक है ये आपका, किसका, यूपीएससी का, है ना, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद आप देखेंगे कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण जो संगठन है उसके अनुसार अगर हम देखें तो भारत में एचआईवी के साथ रहने वाले जो कुल लोग हैं 2020 में 19 लाख है। इसमें बच्चे जो है 3.5% है, महिलाएं 44.3% है। ठीक है। इसको देख जाइएगा। अब यहाँ पर ये डेटा है, होना चाहिए हमारे पास। अब यहाँ पर इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। एक तरीके से वायरल डिसीज है ये आपकी। ये क्या करती है, जो हमारे शरीर के अंतर्गत इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, उसको खत्म कर देती है, तो हम प्रोन हो जाते हैं सारी बीमारियों के प्रति। तो जो भी बीमारी होगी उसी से मृत्यु हो जाती है, ऐसा समझिएगा। ठीक है ना। अब ये यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। तो क्रॉनिक डिसीज को वो बढ़ावा देती है। ठीक। अब इसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ये आपका, है ना, जैसे ब्लड है, सीमेन है, वैजिनल फ्लूइड्स है आपका, है ना, जो योनिगत तरल पदार्थ है उससे संदर्भित ब्रेस्ट मिल्क वगैरह है जो, उससे ये आपका क्या होता है, स्प्रेड होता है। ठीक। इसके बाद अभी तक इसका कोई जो है कोई ऐसी
मतलब ऐसा कोई इसका समाधान नहीं है ना, इस तरीके का कोई टीका उपलब्ध नहीं है जिससे इसको रोका जा सके। वर्तमान में ये स्थिति है इसकी, है ना। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है इसको बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोला जाता है, ठीक है ना। प्रतिरक्षा प्रणाली पर ऋणात्मक प्रभाव डालता है जिससे कैंसर वगैरह होगा और उससे मृत्यु हो सकती है। इसके लिए जो टेस्ट वगैरह होता है एलिजा होता है, काफी पुराना टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। इसकी जो उत्पत्ति कहां से हुई, तो ऐसा माना जाता है कि चिंपांजी से आया है, ये आपका वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका से, फिर उसके बाद ये मानवों में आया, इसीलिए इसको जूनोटिक, है ना, जूनोसिस भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, तो इसमें जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी उसका यूज किया जाता है वो, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो इसको ठीक नहीं करता, लेकिन जो आपका इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली, उसको कहीं ना कहीं बढ़ा देता है, तो आपका जो इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, तो आप वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। इस तरीके से काम करता है। इसमें बहुत सारे जो है आपका जो एमेट्री सिटाबाइन है, रैल्टेग्राविर है, तो ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि स्टेम सेल थेरेपी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बायोटेक्नोलॉजी के सारे पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो स्टेम सेल जो थेरेपी है, कैंसर, रक्त से रिलेटेड जो गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए जो है इसका यूज किया जाता है। अब ये किस तरीके की कोशिकाएं, ये जो है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होती है और इसी से अन्य कोशिकाएं भी बनती हैं जो विशिष्ट कार्य कर सकती हैं। स्टेम सेल को वैसा समझिएगा, यही एक ऐसी सेल है जिनके अंतर्गत इस तरीके की कैपेबिलिटी होती है। आप समझिएगा कि इनके अंदर नेचुरल कैपेसिटी होती है ना, क्या, नए प्रकार की कोशिकाओं को उत्पन्न करने के लिए, जिनको डॉटर सेल भी कहा जाता है, डॉटर सेल भी कहा जाता है। यूजुअली देखा जाए तो ये आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, मतलब ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से इसको जो है लिया जाता है। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण का जो है ये आपका रूप लेता है, लेकिन इसको जो है आपका जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना ब्लड की, वहां से भी डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। आगे की ओर देखेंगे हम लोग। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो स्टेम सेल का अनुप्रयोग क्या है, तो बहुत सारी गंभीर बीमारियों में उसके उपचार के लिए इसका यूज किया जा रहा है। पार्किंसंस वगैरह, ल्यूकेमिया वगैरह आप देखेंगे, उससे संदर्भित है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा, ये रिलेटेड है एमसीक्यू से। ट्रिप्स के बारे में पहला आपका क्या है, ट्रिप्स के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो जो पहला है आपका स्टेटमेंट कि ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसके अंतर्गत ये ट्रिप्स जो है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एक समझौता है। बिल्कुल ठीक बात है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल जो आपके प्रॉपर्टी राइट्स है उन्हीं से। ये फोर्थ में आया 1995 में, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा भी ठीक है। तीसरा ये एप्लीकेबल है, ये आपका WTO के मेंबर सदस्यों पर लागू होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें नेगोशिएशंस के लिए जो उरुग्वे राउंड है ना आपका, जहां पर गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, है ना, तो 1986 से 94 के बीच जो है ये आपका नेगोशिएट, इस पर बातचीत की गई थी। तो बिल्कुल ठीक है, आपका सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है, इसमें पोलियो वायरस के बारे में पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट बताना है कौन सा ट्रू है। तो पोलियो जो है आपका अपंग और संभावित जो आपकी घातक वायरल संक्रमक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, बिल्कुल ठीक है। ये लार्जली अफेक्ट करता है 5 साल और उससे कम के एज के बच्चों को। इसके बाद इसका कोई क्योर नहीं है अभी तक, प्रिवेंट किया जा सकता है सिर्फ इम्यूनाइजेशन से, जो टीकाकरण के माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो और इसके बाद जो वर्ल्ड डे बनाया जाता है पोलियो से संदर्भित, ये 24 अक्टूबर को बनाया जाता है हर साल। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।